Hello everyone, this is CA Nitin Gupta from YouTube Pinnacle, Faculty of Audit for CA Inter and CA Final and Faculty of Law for CA Inter. दोस्तों ये वीडियो है आज की फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स। अगर आप CA फाइनल में हो और ग्रुप 1 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे आप सीए फाइनल ऑडिट के पेपर में एटलीस्ट एग्जम्पशन मार्क्स को स्कोर करके आ सकते हो। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बच्चे आप प्रेस जरूर करिएगा ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस टाइमली मैनर में आप एक्सेस कर पाए। चलिए बात करते हैं कि सीए फाइनल ऑडिट के पेपर में कैसे आप एटलीस्ट एग्जम्पशन मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, वीडियो के साथ आपको एंड तक बने रहना है ताकि जो यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो के जरिए आपको देना चाहता हूं बेटा आप प्लीज उसके बारे में जान पाएं और जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा वो प्लीज उसको आप फॉलो कर पाएं। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे आप सीए फाइनल ऑडिट के पेपर में एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। इस डिस्कशन में मैं बेसिकली दो पार्ट में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला कि बच्चे को सीए फाइनल ऑडिट के पेपर में प्रॉब्लम आती ही क्यों है, कि प्रॉब्लम है ना कि बच्चा स्कोर नहीं कर पाता यहां पर, तो प्रॉब्लम आती क्यों है। और फिर दूसरा कि इस प्रॉब्लम से हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो पहले मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करूंगा कि बच्चा जनरली फाइनल के ऑडिट की प्रिपरेशन में गलतियां क्या करता है। फिर बात करेंगे कि हाँ ये गलतियां आप किस तरीके से दूर कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो और कैसे आप इस पेपर में एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। पहले बात करते हैं गलतियां क्या होती हैं। एक गलती है बेटा आप जो फाइनल के बच्चे हैं, यानी कि आपकी बात कर रहा हूं, कि शायद आप इस पेपर को उतना टाइम नहीं देते जितना टाइम आपको देना चाहिए। जैसे ग्रुप 1 में अगर हम बात करते हैं फाइनल की तो वहां पर मुझे 4 पेपर देखने को मिलते हैं। उसमें एक आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो आई थिंक आपका फेवरेट होगा। दूसरा वहां पे मुझे देखने को मिलता है एसएफएम जो भी शायद आपका फेवरेट होगा। फिर तीसरा पेपर मुझे देखने को मिलता है ऑडिट का और फिर लास्ट में आता है लॉ का पेपर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एसएफएम में बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है, बच्चा इस पे अपना टाइम भी बहुत अच्छा डिवोट करता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व भी करता है। दैट इज वाई वो इन दो पेपर के अंदर काफी अच्छा स्कोर करके आता भी है। वहां पे आप 70s में 80s में स्कोर आराम से कर जाते हो। लेकिन जब ऑडिट के और लॉ की बात आती है तो पहले लॉ की बात करें तो लॉ में मुझे दिखा दिया वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज आते हैं। वहां पे मैं किसी ना किसी सेक्शन के प्रोविजन को समझता हूं। अब एग्जाम में क्वेश्चन या तो प्रोविजन पे डायरेक्ट बन जाता है या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको लॉ के प्रोविजंस की जितने भी डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होती है तो उस केस में आप प्रोविजन अगर सीधा क्वेश्चन लगता है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो केस स्टडी को भी आप मैनेज करके आ जाते हो। लेकिन जब बात ऑडिट के पेपर की आती है तो बच्चा गोल गोल घूम जाता है और कहीं ना कहीं सीए फाइनल ग्रुप 1 में बच्चों का जो अटेम्प्ट रोकता है, मैं सही बता रहा हूं बेटा, मजाक वाली बात नहीं है। सीए फाइनल ग्रुप 1 में कहीं ना कहीं जो बच्चे का अटेम्प्ट रोकता है वो ऑडिट का ही पेपर होता है। इसका रीजन मैं बता रहा हूं। पहला कि शायद बच्चा इस पेपर को उतना टाइम डिवोट नहीं करता जितना वो बाकी और पेपर्स को करके आता है। नहीं सर आप ये वाली बात सही नहीं कह रहे, हम तो बहुत अच्छा टाइम डिवोट करते हैं फिर भी हमारे यहाँ पर इस पेपर के अंदर नंबर नहीं आते। प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं चलिए। तो पहले तो मैंने कहा कि ठीक है बच्चा यहाँ पर टाइम प्रॉपर डिवोट नहीं कर रहा उतना जितना अदरवाइज उसको करना चाहिए था। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पर कि जब आप ऑडिट के पेपर की प्रिपरेशन करते हो, बात सुनिएगा ध्यान से, जब आप ऑडिट के पेपर के बच्चे प्रिपरेशन करते हो तब उस केस में एक मायने रखती है कि आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच क्या है, आप कैसे इस पेपर को तैयार करते हो। बिकॉज जब बच्चे के कहीं ना कहीं 2 या 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं फाइनल के ग्रुप 1 में, मैंने कई बच्चों को देखा है कि जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट ग्रुप 1 में लग जाते हैं बिकॉज ऑफ पेपर ऑफ ऑडिटिंग। तब 2-3 अटेम्प्ट लग जाने के बाद बच्चे को समझ में आता है कि मुझे इस पेपर को पढ़ना कैसे चाहिए। बिकॉज मैं पिछले 2-3 अटेम्प्ट में जिस तरीके से ये पेपर मुझे तैयार करना चाहिए था मैं उस तरह से तो उसको पढ़ ही नहीं रहा था। ऐसा मैंने कई बच्चों को देखा है कि जहां पर उनको मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाने के बाद एक पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए वो अंडरस्टैंडिंग आती है। तो वो गलती बेटा आपसे ना हो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है।
तो पहला मैंने फैक्टर कहा कि बच्चा कहीं ना कहीं इस पेपर को शायद उतना टाइम डिवोट नहीं कर रहा, या फिर चलिए सर हम तो टाइम बहुत ज्यादा डिवोट करते भी हैं, फिर भी ये पेपर हमें परेशान करता है। तो इसमें अगली प्रॉब्लम है इस पेपर को तैयार करने की, इस पेपर को प्रिपेयर करने की आपकी अप्रोच क्या है। बच्चा कहीं ना कहीं इस पेपर को उसी मैनर में तैयार करता है जिस तरह से बेटा उसने सीए इंटर में ऑडिट का पेपर तैयार किया था। सीए इंटर में जब ऑडिट का पेपर आपने तैयार किया हो, शायद आपने वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर इतना ज्यादा फोकस ना किया हो, और आपने कुछ टॉपिक्स होते हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते ही आते हैं, उनको आपने अच्छा तैयार कर लिया, और कहीं ना कहीं इंटर में शायद आपने ऑडिट के पेपर को मैनेज कर लिया कि वहां पर आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स स्कोर करके आराम से आ गए थे। बच्चा सोचता है कि सेम इसी अप्रोच को हम कहां लगा देंगे, फाइनल में लगा देंगे, स्टैंडर्ड्स वगैरह इतना डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिस तरह से हमने इंटर में बिना स्टैंडर्ड्स को पढ़े हुए, डीपली पढ़े हुए, हमने इंटर में ऑडिट का पेपर मैनेज कर लिया था, सेम उसी तरीके से इसको फाइनल में भी हैंडल कर लेंगे। ये बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है। इंटर की ऑडिट में और फाइनल की ऑडिट में बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो स्ट्रेटजी आपने सीए इंटर के ऑडिट की प्रिपरेशन में लगाई थी, सेम वो ही स्ट्रेटजी आप सीए फाइनल में ऑडिट की प्रिपरेशन में नहीं लगा सकते, बिकॉज यहां पर ऑडिट काफी डीपली आपको पढ़नी होती है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात करें अगर, तो एग्जाम में 30 से 40 नंबर तक के क्वेश्चंस आपके बेटा आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, जो शायद बच्चा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था। अब खुद सोचिए कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में अगर 30-40 नंबर तक का पेपर लग जाता है, एवरेज की बात करें तो हाँ 20 से 30 नंबर का तो आपको हर एक अटेम्प्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पे पूछे जा रहे हैं, और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में आप परफेक्ट नहीं हो, आपने काम चलाऊ तरीके से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ा हुआ है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग अगर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के पेपर में नहीं है, तो फाइनल में कहीं ना कहीं बेटा ऑडिट के पेपर में आप सफर करोगे, बिल्कुल आप करोगे। क्योंकि 20 से 30 नंबर का जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में मुझे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, उस पर आपकी एक अच्छी कमांड नहीं है। सर इंटर में भी कमांड अच्छी नहीं थी, वहां पे तो हम पास हो गए थे, बिकॉज वहां पर पास करने के लिए और भी कई सारे मटेरियल आपके पास थे। आपने उन मटेरियल को अच्छा तैयार कर लिया और आपने इंटर में पेपर को ऑडिट का अपना क्लियर कर लिया। लेकिन ये अप्रोच आप फाइनल में लेकर बिल्कुल भी नहीं चल सकते। फाइनल में ऑडिट का पेपर क्लियर करना है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर आपकी काफी अच्छी एक कमांड होनी चाहिए। तो एक तो मैंने कहा कि आपका फैक्टर जो इस पेपर में आपको परेशान करता है, शायद आप उसको इतना टाइम नहीं देते, या टाइम अगर आप प्रॉपर देते हो तो दूसरा इस पेपर को जो तैयार करने की आपकी अप्रोच है, वो अप्रोच इतनी अच्छी नहीं है। तीसरा फैक्टर क्या है कि क्या गलती है जिसकी वजह से ऑडिट का पेपर फाइनल में बच्चे को परेशान करता है। वो होता है बेटा आप जो पढ़ते हो वो मटेरियल क्या आप पढ़ रहे हो। बिकॉज मैंने कई बार बच्चों को समरी बुकलेट से पढ़ते हुए देखा है। समरी ठीक है आप रेफर करिए, बट समरी बेटा आपकी जो एक डीप प्रिपरेशन होनी चाहिए उसका वो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। समरी केवल रिवाइज करने के लिए होती है, जो एग्जाम टाइम पे आपको रेफर करनी है, या एक बार रिवीजन करने के बाद आपको उसको रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचिए कि मैंने देखा है बच्चों को कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे होते हैं और सीधा समरी से पढ़ रहे होते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ रहे हो और सीधा आप स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तो बेटा फिर आप स्टैंडर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करके आ सकते। वो दिन गए जब स्टैंडर्ड्स के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे और बच्चा काम चलाओ उसको अटेम्प्ट करके एवरेज मार्क्स स्कोर कर लिया करता था। वो दिन जा चुके हैं। अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और एमसीक्यू बेटा आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको स्टैंडर्ड्स की बहुत डीपली नॉलेज होगी। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अगर आप समरी से पढ़ रहे हो तो समरी आप पढ़ते हो, समरी ही दिमाग में आप रिटेन कर पाएंगे, समरी ही आप लिख के आओगे, तो नंबर भी फिर कौन से आएंगे आपके, वो बेटा आपके समरी वाले नंबर आएंगे। तो ठीक है समरी आप रेफर करिए, लेकिन समरी से बेटा आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हुए आप समरी से कैसे पढ़ सकते हो। बच्चा बहुत गलती करता है, और वो गलती करता क्यों, शुरू में उसने शायद ऑडिट के पेपर पे इतना टाइम नहीं दिया, और जब बाद में दिखाई दिया कि यार एग्जाम तो सिर पर है और मेरे अभी ये रह गया ये रह गया, तो बच्चा कहीं ना कहीं फिर कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करता है कि चलिए ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं। फिर छोड़ने वाली बातें आ जाती हैं। स्टैंडर्ड्स हैं तो एक काम करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स को छोड़ देते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स को समरी से पढ़ लेते हैं, वहां से हम तैयार कर लेते हैं। तो आपने अपने आप को एक झूठा कॉन्फिडेंस दे दिया कि हाँ कि मेरा ये पेपर तैयार हो चुका है।
फिर जब पेपर देने के लिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखा है, तो फिर क्या है बच्चों के बेटा तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज बेटा ये जो मैं गलतियां बता रहा हूं, ये वो गलतियां हैं जो मैंने बच्चों को करते हुए देखा है। और दूसरों की गलतियों से अगर आप सबक ले लेते हो, तो फिर आप वो गलती करके नहीं आएंगे जो अदरवाइज ऑल बच्चे जो थे वो गलती करके आ रहे थे। तो एक तो आपको पेपर को प्रॉपर टाइम देना है, दूसरा आपके पढ़ने की एक अप्रोच क्या होनी चाहिए, फिर तीसरी मैंने बात करी कि आप समरी से सीधा पहली बार रीड मत करिए, कभी भी समरी को आप रेफर करिए केवल और केवल रिवाइज करने के बाद। जब आप एग्जाम में एक दिन का जो हमें गैप मिलता है, छुट्टी जो मिलती है, ठीक है, वहां पर आप समरी रेफर करिए। लेकिन फर्स्ट टाइम रिवीजन में या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन में आप डायरेक्टली समरी उठा लेते हो, वो एक बहुत बड़ी एक गलत अप्रोच मैं कह सकता हूं जो बच्चा यहां पे करके आता है। बात इतनी तो आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको। हाँ सर, ये वाली बात समझ में आ गई है कि हमें प्रॉपर टाइम देना है, इसको पढ़ने की अपनी अप्रोच सही करनी है, और समरी रेफर करेंगे, लेकिन समरी हम पूरा एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद, उसको एक बार डीपली रिवाइज करने के बाद, तब मैं वहां पर उस समरी को रेफर करके आऊंगा। चलिए सर, ये तो ही प्रॉब्लम की बात। अब ये बताइए कि हम एग्जाम में इस पेपर में एटलीस्ट एग्जाम्शन मार्क्स को स्कोर करके कैसे आ सकते हैं। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि कोई भी पेपर हो उसको हमेशा आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। दो पार्ट में, एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जोन का मतलब कि हाँ उसके अंदर आपको सब कुछ आता हो बहुत अच्छे तरीके से। और एक पार्ट चलिए थोड़ा बहुत मेरा एवरेज में भी हो सकता है कि मैं वहां पे इतना स्ट्रांग नहीं हूं, और वो पार्ट अगर मेरा एग्जाम में बिगड़ भी जाता है, तो भी मैं एग्जाम में एटलीस्ट एग्जामिशन मार्क्स को स्कोर करके आ सकता हूं। बिकॉज ऑडिट का सिलेबस देखा जाए फाइनल लेवल पे, तो वो इतना बड़ा है कि आप ईच एंड एवरी चैप्टर, ईच एंड एवरी टॉपिक को शायद आप एक एक्सपर्ट लेवल पर तैयार ना कर पाए, कि इतना पूरा आपके पास एक 100% कॉन्फिडेंस रहे कि मैं हाँ कि इस चीज को मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकता हूं, एग्जाम में लिख के आ सकता हूं। ऐसा कुछ टॉपिक पर पॉसिबल है और शायद कुछ टॉपिक पर पॉसिबल ना हो। अगर आप सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो, तो फिर तो बेटा ये पेपर आपको परेशान करेगा ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस पेपर से परेशानी होती है, या हम चाहते हैं कि अगर इस पेपर से कोई परेशानी ना आए, एग्जाम में हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो, तो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि आप यहां पर क्या करेंगे, इस पेपर में जो भी आपका सिलेबस है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड करिए। एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग जोन रहेगा कि यहां पे कुछ भी आएगा, मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा होगा। और दूसरा आप एक एवरेज हो सकते हो कि ठीक है थोड़ा बहुत बिगड़ भी गया तो कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना मेरे को, बिकॉज जो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है वो इतना इतना अच्छा है कि मैं वहां पर अच्छा, मैं अगर एग्जाम में वहां पे क्वेश्चन आया तो मैं वहां पर अच्छा स्कोर करके आऊंगा। जस्ट लाइक अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो, थोड़ा सा आप लर्निंग वहां से ले सकते हो कि क्या हर एक बॉलर पर, सपोज T20 मैच चल रहा है और ये 5 बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं, क्या हर एक बॉलर को मार पाना पॉसिबल होता है? शायद हर एक बॉलर पे मार पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हर एक बॉलर को आप मार लगा देते हो तो स्कोर आपका नो डाउट बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपको दिखाई दिया कि सामने वाली टीम में एक बॉलर है कि वो हमें परेशान करता है, तो ठीक है, उस वहां पे थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा बॉलर है जिसको मार सकते हैं, फिर वहां पे डिफेंसिव नहीं होना, उस पर आपको अटैक करना है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप सिलेबस को कोई भी हो, चाहे ऑडिट है या लॉ है, कोई भी आप पेपर पढ़ते हो, वहां पर मेरा शुरू से ये विश्वास है कि उसको आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ भी आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए या डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है या कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं वहां पर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करके आऊंगा। और एक पार्ट मेरा ठीक है थोड़ा सा वीक है, एवरेज है, वीक भी नहीं बोलूंगा, एवरेज जोन में हूं, इतना परफेक्ट नहीं हूं। एग्जाम में आएगा लिख दूंगा, नहीं भी होता है ज्यादा कुछ खास अटेम्प्ट नहीं हुआ, बोले कोई बात नहीं, बिकॉज कई जगह पे क्वेश्चंस मेरे ऐसे भी अटेम्प्ट हुए हैं जो बहुत एक एक्सपर्ट लेवल के साथ मैंने उनको अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर इस तरह से आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे, तो आप एटलीस्ट एग्जाम्शन मार्क्स ऑडिट में इजीली मैनेज कर पाओगे। सर वो कौन कौन से चैप्टर हैं जहां पर मुझे स्ट्रॉन्ग जोन में रहना है, और कुछ कौन से वो चैप्टर्स हैं जहां पर मैं एक एवरेज जोन की बात कर सकता हूं, यानी एक जगह पे आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक जगह पे आप एवरेज भी रहोगे तो भी काम चलेगा। अगर हर जगह पे आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो मैं फिर बोल रहा हूं, फिर तो ये पेपर आपको परेशान कर ही नहीं सकता। वहां पे आप डेफिनेटली एग्जाम्शन स्कोर करके आके एग्जाम्शन को स्कोर करने के लिए आप जा रहे हो। चलिए तो बात करता है कि मैंने सिलेबस को कैसे यहां पर इन दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है। देखिए कंटेंट ये है मेरा वो पार्ट, वो जोन जहां पर आपको बेटा एक्सपर्ट बनना है। सर एक्सपर्ट किन किन चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर स्क्रीन पर, प्रोफेशनल एथिक्स।
प्रोफेशनल एथिक्स के बच्चे अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपके जो आईसीएआई ने आपके एथिक्स सेट किए हुए हैं, उन एथिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर की बात करें तो हाँ, लगभग 14 से 18 नंबर की रेंज में यहां पर हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन यहां पर रिपीट मोड पे आते हैं, रिपीट मोड पर। इवन मतलब कि अगर आप स्कैनर फॉलो करते हो या फिर आप प्रैक्टिस मैनुअल को आप फॉलो करके देखिए, तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स दिखाई देंगे। यानी एक क्वेश्चन तो ऐसा भी हो सकता है कि 7 या 8 बार वो एग्जाम में लगा हुआ है। और आई थिंक अगर आपने प्रिपरेशन करी है अभी ऑडिट की, तो आप मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। मल्टीपल क्लॉजेस यहां पर ऐसी देखने को मिलेंगी जहां पर क्वेश्चन रिपीट मोड पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर बच्चा गलती क्या कर लेता है कि उसने सपोज की कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बताइए यहां पर एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है या नहीं है। अब बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के आइडिया तो लगा लेता है कि हाँ, यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, या यहाँ पे कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, या यहाँ पे कोई अदर मिसकंडक्ट है, या कोई अदर मिसकंडक्ट नहीं है। ठीक है, वो आपको आइडिया लग गया क्वेश्चन को पढ़ते के साथ। लेकिन इतने ही बात पर एग्जाम में 4 नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। अगर कोई वहां पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है जो जनरली 4 नंबर का लग जाता है, तो बेटा फिर आपको यहां पर अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान रखना होगा। एक आपका कंटेंट आपको लिखना क्या है, और दूसरा आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट करके आ रहे हो। केवल इतना ही कि हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ के मैं बता देता हूं कि मिसकंडक्ट है या नहीं, इतना आइडेंटिफाई करके अभी आप यहां पर इस चैप्टर के एक्सपर्ट नहीं बने। असली बात आती है कि आप उसे एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आ रहे हो। जो क्लॉज आपको लिखना होता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लॉज की वर्डिंग्स बिल्कुल आपके वही हों जो कि हमारे एथिक्स में बताई गई हैं, लेकिन एक आप अपनी एवरेज लैंग्वेज यूज करके आप क्लॉज लिख के आइए। आपकी एक प्रेजेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। आप बताइए कि कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट यहां पर बनता है या नहीं बनता। और चैप्टर बहुत सिंपल है, ये मिसकंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, रिपीट मोड पे आते हैं। आपको बस करना क्या है, मुझे बस इतना करना है कि उसको एग्जाम में एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ मुझे उसको प्रेजेंट करके आना है। और सर ये होगा कैसे? बिकॉज बेटा ये बच्चा कई बार क्या करता है कि हाँ ठीक है, एक दो क्वेश्चन पे काम करके देख लिया, फिर कहते हैं सीधा एग्जाम में देख लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। आप कोई भी क्वेश्चन को जब आप रीड करते हो, तो प्लीज उसका आंसर आप कंप्लीट रीड करिए। कंप्लीट रीड करने से क्या फायदा होता है कि आप एक ही चीज को बार बार जब आप रीड करते हो, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न जो होता है वो आपके दिमाग में बच्चे फिक्स होना शुरू हो जाता है। अब बच्चा गलती करता क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया, बोलता है हाँ प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट है, या प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट नहीं है। क्वेश्चन कर इतना करने के बाद वो अगला क्वेश्चन रीड कर रहा होता है। ये गलती है। आपको पूरा आंसर रीड करना चाहिए। अगर सपोज एक क्लॉज पर 10 क्वेश्चन लगे हुए हैं और 10 क्वेश्चन का 10 बार आप आंसर कंप्लीट रीड करते हो, तो आपको समझ में आता है कि एग्जाम में किस तरह से आपका आंसर फ्लो करना चाहिए। लेकिन जब बच्चा रिवाइज करता है, बस उसने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते के साथ बोल दिया हाँ मिसकंडक्ट है या मिसकंडक्ट नहीं है, और वो अगला क्वेश्चन रीड करना शुरू करता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस तो आया था कि हाँ मैंने एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर डाला। लेकिन बेटा वो आपने ऑरली किया था ना, आपने कभी ये देखा कि एग्जाम में अगर आ गया तो मैं एग्जैक्टली उसे किस तरीके से प्रेजेंट करूंगा, वो आपने नहीं देखा। और जब तक आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक आप ऑडिट के पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस हैं, उन सबको बेटा एक बार पढ़ना है, उनका प्रॉपर आंसर भी आपको कंप्लीट रीड करना है। केवल इतना ही पढ़ लेना कि हाँ मिसकंडक्ट है या मिसकंडक्ट नहीं है, इतना काफी नहीं होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर जितने भी पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस मैनुअल है आईसीआई का, फॉलो करिए आप उसको। और उसमें देखिए कि हाँ क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या रहा है, आंसर आपको कंप्लीट रीड करना है। अगर एक क्लॉज पर 10 क्वेश्चन सिमिलर पूछे गए हैं, आप 10 बार आंसर प्रॉपर रीड करिए, टाइम दीजिए इस पेपर को, स्कोर करके देगा ये बेटा आपको। चलिए इसके बाद आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज। यहां पर हम बात करते हैं जो 44 AB के रेफरेंस से टैक्स ऑडिट होती है, या जीएसटी में जो आपकी एक जीएसटी ऑडिट होती है, यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रिपीट मोड पर होते हैं। तो जितना भी बेटा यहाँ पर मटेरियल है, जितनी भी क्लॉजेस वगैरह दिखाई दे रही हैं, सबको बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। और ये चैप्टर जो मैं आपको बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग जोन वाले, ये चैप्टर ऐसे हैं जो हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। यानी हर एक अटेम्प्ट में आपको प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर, हर एक अटेम्प्ट में आपको ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ के ऊपर बेटा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अकेले ये ही दो चैप्टर की अगर मैं बात करूं, तो अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के आसपास का आपका
एग्जाम में क्वेश्चन कवर कर जाते हैं 20 नंबर के। अब तुझे 20 नंबर कम तो नहीं होते ना, मटेरियल हैं अच्छे खासे। और अगर वहां पर आप केवल यही पढ़ के क्वेश्चन पढ़ के आप बता रहे हो कि क्लॉज में क्या रिपोर्टिंग होगी या प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट है या नहीं, आप उसको लिखकर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन की जो आपकी एक अप्रोच है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन जो पास अटेम्प्ट में लगे हुए हैं वो क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, और उसको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, एक दो को तो आप अपने हाथ से लिख के देखिए। और बाकी जगह पर आप आंसर जो दे रखा है प्रैक्टिस मैनुअल के अंदर या जो स्टडी मटेरियल आप रेफर करते हैं उसके अंदर कंप्लीट आंसर आपको देखना है। कई बार बच्चा बुक रेफर करता है तो वहां पर क्या होता है, आंसर का केवल हिंट लिखा हुआ होता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी, या 3CD पे क्वेश्चन है तो रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज इज रिक्वायर्ड, बस उसने हिंट पढ़ लिया और वो अगला क्वेश्चन देखता है। एग्जाम में इतना शॉर्ट लाइन थोड़ी लिख के आओगे आप। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको एक दो को तो अपने हाथ से प्रॉपर लिख के देखना है, और जो भी आंसर प्रैक्टिस मैनुअल का है वो आंसर बिगिनिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको रीड करना है। अगर एक क्लॉज पर क्वेश्चन 4 से 5 बार लगा हुआ है तो 4 से 5 बार आपको आंसर कंप्लीटली बेटा रीड करते हुए चलना है। जितना ज्यादा आप रीड करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, प्रेजेंटेशन आपके माइंड में फिक्स होगी, कंटेंट क्या होना चाहिए वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिक्स होना शुरू होगा। तीसरा चैप्टर, दी कंपनी ऑडिट। ये चैप्टर बेटा कोई नया चैप्टर नहीं है, इंटर ऑडिट में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक पूछे जाते हैं, कारों पे क्वेश्चन लगते हैं। हाँ, इंटर लेवल की बात करें तो कारों पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जनरली क्लॉज के ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं पूछे जाते थे। लेकिन फाइनल लेवल की बात करते हैं तो जो कारों पे क्वेश्चन होते हैं, जो आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, उन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। और हर एक अटेम्प्ट के अंदर आपको कंपनी ऑडिट पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं होगा जब कंपनी ऑडिट, और जब मैं कंपनी ऑडिट की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कारो 20 की बात करेंगे अब तो हम, तो ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। और जो चीज हर बार एग्जाम में आती है, आपको पता है कि हर बार एग्जाम में आ रही है, तो फिर बेटा आप वहां पर इतने लूज नहीं हो सकते कि यार एग्जाम में आ भी रहा है और आप उसको अच्छा अटेम्प्ट करके नहीं आ रहे हैं। तो एक अच्छी प्लानिंग ये कहती है एग्जामिशन स्कोर करने के लिए प्रोफेशनल एथिक्स है, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ है, दी कंपनी ऑडिट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इन चैप्टर्स के ऊपर पूछे जाते हैं। तो आपका एक कंटेंट, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैनुअल बोल रहा हूं मैं यहां पर, रेफर करिए, या जो भी कोई आपका स्टडी मटेरियल है उसको आप रेफर करिए, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस आप वहां पे उठाइए, और क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसे कंप्लीटली आपको रीड करना है, केवल हिंट पढ़ के आपको नहीं छोड़ देना, पूरा आपको एक बार यहां पर रीड करना है। चैप्टर 4 की बात करते हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। चैप्टर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, और इसके पे एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो काफी कम होते हैं, या कोई केस स्टडी होगी भी तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर नहीं होते। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर देखने को मिलते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है कि इस पर क्वेश्चन आपको रिपीट मोड पर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर इतना R&D नहीं होता, कंटेंट लिमिटेड है। और जिस चैप्टर में कंटेंट लिमिटेड है और उस पर एग्जाम में क्वेश्चन 4 से 5 नंबर के बनते हैं, तो बच्चे फिर वो आपका स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए। एग्जाम में सर ये क्वेश्चन क्या ये चैप्टर रेगुलर बेस पर पूछा जाता है? तो जनरली बात करें तो हाँ, ये भी एक रेगुलर चैप्टर है, बट किसी एक आधा अटेम्प्ट में क्वेश्चन शायद मिस हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऊपर के 3 चैप्टर की बात करूं, प्रोफेशनल एथिक्स है, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ है, दी कंपनी ऑडिट है, ये हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको 4 से 6 नंबर का जनरली जनरली आपको हर एक अटेम्प्ट में देखने को मिल जाएगा, बट शायद एक आधा अटेम्प्ट में ये मिस भी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, बहुत सिंपल चैप्टर है। मतलब फाइनल में एक अच्छी बात क्या है कि चैप्टर की ना आपस में कोई इंटर लीकेज नहीं है, मतलब इंटर लिंक नहीं करते। जैसे आप इंटर की बात करो तो इंटर में क्या है बेटा कि मैं प्लानिंग पढ़ूंगा, प्लानिंग के बाद फिर मैं कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग की बात करूंगा, फिर मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करूंगा। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर की लिंकेज दूसरे चैप्टर से निकल के आ रही थी। फाइनल में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी चैप्टर को उठा के आप पढ़ाइए, हर एक चैप्टर यहां पर अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक ऑडिट, इस पर आप पास्ट में एग्जाम में लगे हुए सारे क्वेश्चन आप पढ़ जाइए। एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। और मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे बार बार आपसे कि क्वेश्चन अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते
तो एग्जाम में जो पास्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका बेटा आंसर प्लीज आप कंप्लीट रीड करिए। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे कंटेंट आपके माइंड में उतना ज्यादा फिक्स होगा और कैसे आपको प्रेजेंट करना होता है आंसर उसका आपको बार बार आइडिया होगा। ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी एग्जाम में मैं कहूंगा कि जनरली रेगुलरली पूछा जाता है बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर बार आएगा ही आएगा। और सबसे अच्छी बात चैप्टर बहुत लिमिटेड है। जो चैप्टर लिमिटेड होते हैं ना आपको उसमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में लग सकते हैं। और मोस्टली आप देखोगे तो 80-90% क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी लगे हुए होते हैं। तो जो चैप्टर लिमिटेड है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में लग सकते हैं, पास अटेम्प्ट को आप देखिए कि इसमें इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस ऑलरेडी लगे हुए हैं और किस तरह से उसे एग्जाम में आपको प्रेजेंट करके आना चाहिए। ऑडिट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर मैं बोलूंगा चैप्टर है, लिमिटेड कंटेंट के साथ है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर भी रिपीट मोड पर पूछे जाते हैं। तो आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर लग सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं और उसका आंसर एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट आपको करना चाहिए। ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात करता हूं तो हाँ ये फिक्स है आपके लिए 4 से 6 नंबर के लिए। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 4 से 6 नंबर के लिए आपके लिए फिक्स है। और जो चैप्टर फिक्स नहीं है कि हर बार एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, लेकिन मैं देखता हूं कि हाँ उन चैप्टर्स का कंटेंट लिमिटेड है, यानी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का क्वेश्चन पॉसिबल है या किस तरह की केस स्टडी पॉसिबल है, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए। तो ये 10 चैप्टर हैं बेटा जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं कि कौन ये आपके स्ट्रॉन्ग जोन में होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 इज फॉर पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू, एक बहुत ही छोटा लिमिटेड चैप्टर है और इसका हर एक पार्ट एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है। तो 4 से 6 नंबर के लिए इसको आप तैयार करिए। अगर इस तरह से आप तैयार कर रहे हो तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है कि इसमें कुछ भी आएगा तो मैं लिख के आऊंगा। भाई प्रोफेशनल एथिक्स में इसका कुछ भी पार्ट मिस नहीं करूंगा। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ऐसा नहीं है कि जो क्लॉज एग्जाम में रिपीट मोड पर आती है केवल वही क्लॉज तैयार करूंगा, बाकी क्लॉज में तैयार नहीं करूंगा। जब कोई चैप्टर एग्जाम में आता ही आता है तो फिर वो आपका कंप्लीटली तैयार होना चाहिए। इसमें आप कुछ भी अपने 1% का डिफॉल्ट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कंपनी ऑडिट है, इसमें अच्छी बात है इंटर में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ था। Audit Committee and Corporate Governance, Investigation, Due Diligence, Forensic Audit, Audit of CFS, Audit of PSU, Audit of Insurance Company, Audit in Automated Environment and Peer Review and Quality Review। यहाँ पर आपकी एक मास्टर कमांड होनी चाहिए। पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस को आप देखिए, केस स्टडीज को आप यहाँ पर रेफर करिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं वो चैप्टर की जो एग्जाम में शायद इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं आते या फ्रीक्वेंटली आते हैं बट वो थोड़ा टेक्निकल नेचर के हैं, मतलब कि मैं उसको कितना भी अच्छा तैयार कर लूं कहीं ना कहीं शायद उसमें कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जो मुझे एग्जाम में घुमा सकता है। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को इतना स्ट्रांगली मैनर में तैयार नहीं कर पा रहे तो एक एवरेज प्रिपरेशन भी अगर आप करके आते हो तो चलेगा। और इसमें मैंने कवर करा है, इट इज ऑडिट ऑफ डिविडेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, ऑडिट ऑफ डिविडेंड। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऑडिट ऑफ डिविडेंड बहुत ही छोटा चैप्टर है, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता नहीं है। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर बहुत ही छोटा चैप्टर है, कंटेंट काफी लिमिटेड है और एग्जाम में रेगुलर बेस पर नहीं पूछा जाता। इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, हाँ ये कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा इसको तो आप अपने मास्टर कमांड में यानी पहले जोन में इसको आप लेके चलिए। एग्जाम में जनरली इस पर क्वेश्चन 4 से 6 नंबर का लग जाता है। एक ऐसा चैप्टर तो नहीं है जो रेगुलरली हर बार एग्जाम में आता ही आता हो, लेकिन हाँ एक आधा अटेम्प्ट छोड़ के इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन कुछ खास चैप्टर नहीं है बिकॉज इस चैप्टर का जितना भी कंटेंट है वो SA 300 के अंदर कवर हो जाता है जहां पर हम ऑडिट प्लानिंग की बातें करते हैं। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इस चैप्टर में भी जितना कंटेंट है वो SA 315 में कवर हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 14 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऑडिट प्लानिंग का, और चैप्टर नंबर 15 दैट इज फॉर रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का, इनको तो आप इनके कंसर्न स्टैंडर्ड्स को करने के बाद तब इन चैप्टर्स को आप देखना, तो दिखाई देगा आपको कि जो हमने ऐसे में पढ़ा हुआ था इन चैप्टर में कंटेंट वो ही आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो चैप्टर नंबर 14 ऑडिट प्लानिंग, पहले SA 300 कवर करिए उसके बाद आप इसको करिए। ऐसे रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 315 कवर करिए और उसके बाद आप इस चैप्टर को तैयार करिए। ये चैप्टर आपको तैयार करने की, सेपरेट तैयार करने की
रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी अगर आपने एसए को यानी एसए 300 को और 315 को बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आपने पढ़ा हुआ है। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी लिमिटेड कंटेंट के साथ चैप्टर है, एग्जाम में जनरली आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी प्रिपरेशन को मैं बोलूंगा, इसको आप अपने एक मास्टर जोन में, एक्सपर्ट लेवल में बेटा आप इसको लेके चलिए। एग्जाम में अगर एक आधा अटेम्प्ट में शायद कभी मिस होता है, वरना हर बार ये एग्जाम में आपको देखने को ही मिलता है। बैंक ऑडिट हर बार एग्जाम में आता है, हर बार एग्जाम में आता है। लेकिन चैप्टर इसका कंटेंट में लिमिटेड नहीं कह सकता, कंटेंट काफी वास्ट है, काफी वास्ट है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप एग्जाम में इसके पास अटेम्प्ट क्वेश्चंस जितने भी हैं, अगर आप उन्हें अटेम्प्ट कर जाते हो, तो बोल सकता हूं काफी ज्यादा चांस होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाए। फिर भी कई बार मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से कि एग्जामिनर कोई ना कोई एक क्वेश्चन यहां पे ऐसा पूछ लेता है जो पास्ट में कभी भी नहीं आया। तो चैप्टर बहुत बड़ा है और क्वेश्चन भी यहां पर ऐसा पैटर्न नहीं है कि पास्ट वाले क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ठीक है, एक एक्सपर्ट लेवल में ना सही, बट एवरेज भी अगर आपका चैप्टर तैयार है तो एग्जाम के लिए आपके लिए काफी है एग्जाम्शन को स्कोर करने के लिए। ऑडिट रिपोर्ट सेपरेट तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज रिपोर्टिंग के जो आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं, एस ए 700 है, 701 है, 705 है, 706, 710, 720, अगर आप उन्हें पढ़ लेते हो तो इस चैप्टर को आपको सेपरेट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो प्लीज आप यहां पर रेफर करना कि सिचुएशन होगी तो आपको वहां पर कौन सी रिपोर्टिंग करके आनी है, कंटेंट क्या होता है, वो प्लीज आप रेफर करिए। और ये आइडिया आपको अच्छा तभी होगा जब आप पास अटेम्प्ट क्वेश्चन को बेटा अपने लेवल पर आप अटेम्प्ट करेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एंड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, अब ये आ गए आपके यहां पर एस ए एंड एस क्यू सी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में मैं बता रहा हूं बच्चे गलती करते क्या है, नालायक या तो कुछ इसको छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे करते हैं कि कुछ एक आधा पढ़ लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, या कुछ बच्चे इसे समरी से पढ़ लेते हैं। अगर स्कोर करना है बेटा, अच्छा स्कोर करना है, तो आपको ये थोड़ा डिटेल तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इंटर में अगर आपने डिटेल नहीं पढ़ रखा और इंटर में आप पास कर गए थे, तो ये अप्रोच आप फाइनल में नहीं लगा सकते कि यहां भी नहीं पढ़ेंगे और यहां भी पास हो जाएंगे। कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा। इंटर में आपने अच्छा पढ़ रखा था, फाइनल में आपका आधा काम बेटा हो जाता है। 20 से 30 नंबर का लगता है, इवन किसी किसी अटेम्प्ट में तो 30 से 40 नंबर तक में यहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैंडर्ड जब आप पढ़ते हो, पहली बात तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड्स को बच्चे पढ़ते कहां से, समरी से पढ़ते हैं, वो आपको काम बिल्कुल भी नहीं करना। स्टैंडर्ड जब पढ़ते हो, पहले देखिए स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है, बेसिकली ये स्टैंडर्ड क्या कवर करते हुए चल रहा है। इस स्टैंडर्ड में एज ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया गया है, स्टैंडर्ड में जो टर्म यूज की गई है उनकी डेफिनेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के अंदर। फिर स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड की फिर आती है बेटा एप्लीकेशन। ये चीजें आपके माइंड में फिट होनी चाहिए कि किसी भी स्टैंडर्ड का मुझे स्कोप समझना है कि बेसिकली स्टैंडर्ड क्या कवर करते हुए चल रहा है। ये स्टैंडर्ड एज ऑडिटर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या सेट कर रहा है, स्टैंडर्ड में यूज होने वाले टर्म की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, फिर फाइनली स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट और उन रिक्वायरमेंट का एप्लीकेशन। आप कोई भी जब स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो देखिए बेटा कि यहां पर एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें आप क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए। जैसे कि अगर आपने मुझसे क्लास ली है, या मुझसे भी चलो क्लास ना ली हो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी एक वीडियो में आपको स्टैंडर्ड्स के अपने सारे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए थे। उसमें मोस्टली स्टैंडर्ड के अंदर मैंने जो बात की है, वहां पे स्टैंडर्ड्स को मैंने क्वेश्चन आंसर वे में डिवाइड किया हुआ है कि ऐसे 210 है, यहां पर क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं, ऐसे 220 यहां पे क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। बिकॉज अगर आप समरी से पढ़ रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड का एक ओवरव्यू तो मिल जाता है, लेकिन एग्जाम में आपसे वो ओवरव्यू लिखवाएगा थोड़ी कि बताइए स्टैंडर्ड कहता क्या है। आप स्टैंडर्ड की समरी तो बता के आ सकते हो, बट स्टैंडर्ड के किसी टॉपिक पे अगर क्वेश्चन लग गया तो उसको किस कंटेंट के साथ कैसे उसको प्रेजेंट करना है, वहां पर आप गोल हो जाते हो। और यही कारण है कि स्टैंडर्ड पे आपकी कमांड वीक होती है, और ये आपके एग्जाम में 20 से 30 नंबर लेता हुआ चल रहा है। तो सोचिए बेटा, अगर 100 नंबर का पेपर है, उसमें से 20 से 30 नंबर में आपकी कमांड बिगड़ी हुई है, तो आप 70, 60 या 70 नंबर के आसपास का अच्छा अटेम्प्ट करके भी आओ, तो उसमें आप कहां से स्कोर कर जाओगे 40-50 नंबर। तो अगर ऑडिट में अच्छा स्कोर करना है तो स्टैंडर्ड पे कमांड अच्छी करिए। और वो अच्छी करने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड में आपको ये आइडेंटिफाई करना है स्टैंडर्ड पे किस किस तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, और जो क्वेश्चन पॉसिबल है फिर आप उसका आंसर तैयार करिए कि हाँ, अगर क्वेश्चन आता है मुझे उसका आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करके आना है।
तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को हमेशा आप इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर तैयार करिए। केवल एक समरी भर देखने से आपको आइडिया होता है कि हाँ कि स्टैंडर्ड कहना क्या चाहता है। वो आपको स्टैंडर्ड की एक रूपरेखा, एक ब्रीफ आपको समरी मिली है, बट एग्जाम में आप उसको लिख के नहीं आएंगे, वो आपके लिए स्कोर बिल्कुल भी एग्जाम में कराकर नहीं देगा। तो ऑडिट में अगर एग्जामिनेशन स्कोर करना है बेटा, स्टैंडर्ड पे कमांड प्लीज आप अच्छी लेते हुए चलिए। चलिए, तो ये मैंने आपके साथ करा एक डिस्कशन कि किस तरह से आप ऑडिट के पेपर में, सी फाइनल ऑडिट के पेपर में एटलीस्ट एग्जाम्पशन मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको गलतियां बताई, फिर आपको स्ट्रेटजी बताई है कि कैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पशन मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। कुछ चैप्टर पे कमांड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कुछ जगह पर अगर आप एवरेज भी हैं तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप हर जगह पर एवरेज हैं, कि पहले जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए था वहां पर भी आप एवरेज हैं और पूरे सिलेबस में आप एवरेज हैं, तो नंबर हमेशा बेटा क्या आते हैं, ब्लू एवरेज आते हैं। तो एक जगह पे कमांड चाहिए आपकी मास्टर, और एक जगह पर कमांड मुझे एवरेज भी है तो भी चलेगा, मैं आराम से इस रिस्क को मैनेज कर पाऊंगा और कम से कम मैं एटलीस्ट एग्जाम्पशन मार्क्स में ऑडिट के अंदर स्कोर कर पाऊंगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट है कि सर मुझे इस चैप्टर को कैसे तैयार करना चाहिए या इस पर क्वेश्चन किस किस तरीके के पॉसिबल हैं, तो प्लीज बच्चे आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो भी आपके फाइनल की ऑडिट की प्रिपरेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना। मैं पक्का आपको रिप्लाई करूंगा। वे टू पिनेकल पक्का आपको गाइडेंस देगा कि कैसे आप यहां पर इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो। सो बस एक यही वीडियो शेयर करने के लिए आज मैं आपके साथ आया था। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।